हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया था। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब हम आज देखेंगे उसके आगे क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण क्या होता है? हमने बताया था आप लोगों को, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और वह जो विचलन होता था या तो अभिलंब की ओर होता था या अभिलंब से दूर होता था। और इस विचलन का, अपवर्तन का एकमात्र कारण होता है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होना। तो जब प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होती है, अभिलंब से दूर हटती है, तो हमने बताया था कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। जब आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जब आपतन कोण का मान ऐसा हो जाएगा कि उस समय अपवर्तन कोण का मान एकदम, मतलब प्रकाश की किरण अभिलंब के सीमा पृष्ठ से होकर के अपवर्तित होने लगेगी, या हम कहेंगे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए, फिगर के माध्यम से हम देखेंगे। यह मान लीजिए सीमा पृष्ठ है, ऊपर एक माध्यम है, माध्यम फर्स्ट, ऊपर माध्यम फर्स्ट है और नीचे माध्यम सेकंड है। माध्यम सेकंड है। ऊपर वाले माध्यम को हमने सघन माध्यम माना है, ये हमारा सघन माध्यम है, और यह विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए प्रकाश की किरण आपतित हुई, तो यहां पर क्या खींचेंगे? हम अभिलंब ले लेंगे, यह हो जाएगा आपतन कोण, यह हो जाएगा आपतन कोण। इसको हम लोग दिखाएंगे आई से। यह इस प्रकाश किरण का मूल मार्ग है, प्रकाश की किरण इसी रास्ते से होकर के निकलती, लेकिन माध्यम चेंज हो गया। माध्यम के बदलने के कारण इसका मार्ग क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। सघन से विरल में जाएगी, मतलब अभिलंब से दूर हट करके जाएगी, यह निकलेगी प्रकाश की किरण। इसको हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। यह जो किरण निकल रही है इसको क्या कहेंगे हम लोग? अपवर्तित किरण कहेंगे। अब मान लीजिए आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए। अब पहले आपतन कोण का मान यह था, अब आपतन कोण का मान यहाँ कर दें, मतलब आपतन कोण कहाँ हो? यहाँ पर हो जाए। यह प्रकाश की किरण आकर के अपवर्तित हुई, आपतित हुई, तो यहाँ देखिए आपतन कोण का मान बढ़ा। जब आपतन कोण का मान बढ़ा तो यहाँ से अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा, और बढ़ाइए, और बढ़ेगा, और बढ़ाइए, और बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तित किरण इसके सीमा पृष्ठ से होकर के निकलने लगे। अपवर्तित किरण इसके सीमा पृष्ठ से होकर के निकलने लगे, तो उस समय जो आपतन कोण का मान होता है उसी को क्रांतिक कोण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। देखिए, यह आपकी आपतित किरण हुई और यह हो गया आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये इसका मूल मार्ग हो गया, और ये अपवर्तित होकर के जब इसके सीमा पृष्ठ से होकर के निकलने लगे, कहाँ से निकलने लगे? इसके सीमा पृष्ठ से होकर के अपवर्तित होने लगे, तो इस समय जो आपतन कोण का मान होता है उसी को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। इसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसको IC या C से दिखाते हैं। ये वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा हमको लिखनी होगी, तो हम क्या लिखेंगे? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसे, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, वह आपतन कोण
जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, उस आपतन कोण को क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। इसे IC या IC से प्रदर्शित किया जाता है, इसे IC या C से प्रदर्शित करते हैं, इसे IC या C से प्रदर्शित करते हैं, इसे IC या C से प्रदर्शित करते हैं। तो यह तो हो गया हमारा क्रांतिक कोण। अब हम लोग देखेंगे क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को अपवर्तनांक के बारे में बतला दिया था, तो आज हम लोग देखा जाएगा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है? क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। देखिए, दो माध्यम लिए हमने, मान लीजिए पहला माध्यम माध्यम फर्स्ट को हमने सघन ले लिया, माध्यम फर्स्ट को हमने क्या ले लिया? सघन ले लिया। और दूसरा माध्यम सेकंड को हमने विरल ले लिया, माध्यम सेकंड को हमने क्या ले लिया? विरल ले लिया। अब देखिए, अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण कहाँ से, माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में जा रही हो, माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में जा रही हो, फर्स्ट से सेकंड में जा रही हो, तो मतलब क्या हुआ? सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। इसको कहा जाएगा क्या? I, और इसको कहा जाएगा R। यह होगा आपतन कोण। तो स्नेल के नियमानुसार या अपवर्तन के नियम के अनुसार, अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, स्नेल के नियमानुसार, देखिए स्नेल का नियमानुसार क्या होता है? स्नेल का सेकंड नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है, या अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए या एक ही रंग के प्रकाश के लिए किसी एक माध्यम में बने आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और उसी नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। तो यहाँ से क्या हो जाता है? n बराबर साइन I बटे साइन R। प्रकाश की किरण पहले माध्यम के बाद दूसरे माध्यम में जा रही, तो इसको कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 = साइन I बटे साइन R। अगर हम मान लें, यदि हम कह दें कि I जो है वह C के बराबर है, अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? साइन C बटे साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 1n2 बराबर साइन C का क्या मिल जाएगा हमको? 1n2 बराबर साइन C का।
अर्थात हमने 1 किसको माना है, सघन को, और 2 किसको लिया, विरल को लिया। तो हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के समानुपाती होता है। सघन माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के बराबर होता है। क्रांतिक कोण की ज्या, क्रांतिक कोण की ज्या के बराबर होता है, बराबर होता है या समानुपाती होता है, जो कहें बराबर होता है। तो ये तो हो गया सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हमको विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक की बात करनी हो, अर्थात हम इसको क्या लिख दें, 2n1 लिख दें, 2n1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा, यह 1/sin हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा। अर्थात क्या कहेंगे, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के, क्रांतिक सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के, क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो यह हो गया आपका क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद अगला टॉपिक इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है और अभिलंब से दूर हट करके जाती है, सघन से जब विरल में जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्रांतिक कोण जब होता है तो प्रकाश की किरण जो होती है वह दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से अपवर्तित होती है। तो अगर जो सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान, सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से, सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जा करके सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगी। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन
देखिए यह हो गया सीमा पृष्ठ, यह हो गया माध्यम फर्स्ट, यह हो गया माध्यम सेकंड। हमने मान लिया माध्यम फर्स्ट क्या है, सघन, और माध्यम सेकंड क्या है, विरल। माध्यम सेकंड क्या है, विरल। माध्यम फर्स्ट को हमने सघन मान लिया और माध्यम सेकंड को हमने क्या मान लिया, विरल मान लिया। अब देखिए यह प्रकाश की किरण है, आपतित प्रकाश की किरण, यह हो गया अभिलंब, इसका मार्ग था, यह मूल मार्ग था। अगर यह आपतन कोण आई है तो इस प्रकार से अपवर्तित होगी, यहाँ से कहीं से जाएगी। अगर यह आपवर्तन कोण सी है, मतलब क्रांतिक कोण के बराबर है, तो यह क्या हो जाएगा, ये प्रकाश की किरण यहाँ से अपवर्तित होकर के जाएगी। अगर जो अब हम थोड़ा सा भी इसको बढ़ा दिए, अगर हमने आपतन कोण यह कर दिया, अब क्या हो गया, क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया, क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया। तो अब यह प्रकाश की किरण क्या होगी, और दूर भगेगी अभिलंब से। अभिलंब यहाँ, इससे और दूर भगेगी तो कहाँ जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौटने लगेगी। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। तो परिभाषा इसकी हम लोग क्या लिखेंगे, सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा बढ़ाया जाए। सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान, सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आ रही थी, ये आपतन कोण का मान हमने क्या किया, क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा और बढ़ गया तो इस स्थिति में यह प्रकाश की किरण जो सीमा पृष्ठ से होकर के गुजर रही थी, थोड़ा और अभिलंब से दूर हटी, और जब और अभिलंब से दूर हटी तो दूसरे माध्यम में न आकर के पहले माध्यम में वापस लौट गई। इसी घटना को हम लोग क्या कहे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहें। देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। अगर इन दो शर्तों का पालन होगा तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। वो दो शर्तें क्या होती हैं, आवश्यक शर्तें। किसके लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। पहला शर्त, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। विरल में
जाना चाहिए। पहला शर्त क्या हो गया, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए। और दूसरा शर्त क्या होना चाहिए, दूसरा शर्त आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से, क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तों का पालन होगा तभी जाकर के प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब हम लोग कुछ प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। पहला, जैसे हीरे का चमकना। हीरे को तराशा हुआ हीरा होना चाहिए, उसकी कटिंग इस तरह की होनी चाहिए। हीरे का चमकना, हीरा पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है। कारण क्या होता है, हीरे में जो प्रकाश की किरणें होती हैं सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं से प्रवेश कर जाती हैं। जब हीरे में प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से प्रवेश कर जाती हैं तो वहां से बाहर निकलने के लिए कुछ ही सतहों से बाहर निकलती हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें अंदर जाती हैं तो उसके आपतन कोण का मान जो होता है क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से जब अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण अंदर के सतहों से टकरा करके अंदर ही रह जाती हैं और बहुत कम सतहों पर, जहां पर क्रांतिक कोण का मान कम होता है आपतन कोण के मान से, वहां से प्रकाश की किरणें बाहर आती हैं। तो इसीलिए हीरा क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कांच, चटका हुआ कांच हो तो चटका हुआ कांच चमकता हुआ दिखाई देता है। देखिए, जब कांच चटक जाता है तो प्रकाश की किरण कांच से होते हुए वायु में जाती है, कांच से होते हुए वायु में जाती है। कांच सघन हो गया और वायु क्या हो गया, विरल हो गया। जब यह कांच से वायु में जाती है तो किसी विशेष कोण पर, किसी विशेष स्थिति से देखने पर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में प्रकाश की किरण टकरा करके वापस लौट आती है और तभी हमें क्या होता है, वह चटका हुआ कांच चमकदार दिखाई देता है। चटका हुआ कांच कैसा दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं मरीचिका। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं मरीचिका। मरीचिका, मरीचिका क्या होता है, मरीचिका पेड़ की परछाई होती है। रेगिस्तान में जब दूर से देखा जाता है, किसी वृक्ष को जब दूर से देखा जाता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि वहाँ पर तालाब है, अर्थात तो उस वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे हमें यह आभास होता है कि वहाँ पर क्या, कोई तालाब है, जबकि वहाँ पर कोई तालाब नहीं होता। इसी को मरीचिका कहा जाता है। इसका भी कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। होता क्या है, जब दूर वृक्ष दूर होता है तो हम यहाँ से जब आते हैं तो ये प्रकाश की किरण ऊपर से नीचे की ओर आती है। जब प्रकाश की किरण ऊपर से नीचे की ओर आती है तो ऊपर की वायु ठंडी होती है और नीचे की वायु गर्म होती है। तो नीचे की वायु गर्म होने के कारण विरल हो जाती है, ऊपर की वायु ठंडी होने के कारण सघन होती है, अर्थात प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है। तो वायु के प्रत्येक परतों पर, वायु के प्रत्येक परतों पर यह अविलंब से दूर हटती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि यह पूर्ण परावर्तित होकर के पूरा इधर ही आने लगती है और यहाँ से आते हुए व्यक्ति के आंखों में यह ऐसे यहाँ से प्रवेश करती है। तो यह प्रकाश की किरण उस व्यक्ति को यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए उस व्यक्ति को उस वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब इसके अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे लेंस से संबंधित चीज़ें। लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।